you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी हैं। ये है हमारा खर्चा पानी। अंशुमान जी कैसे हैं और खबरें आज हैं इम्पोर्टेंट आईपीओ वगैरह आने लगे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत समय बाद बाजार में आईपीओ का एक नया रश, एक नया दौर शुरू हो रहा है और काफ़ी दिलचस्पी है लोगों की। कई सारे सवाल लोगों के दिमाग में है कि पहली बार हम जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको शेयर बाजार की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं और कई तरीके की रिपोर्ट्स, कई तरीके के सवाल हैं। तो आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है इस पर बात करना। और शायद इसके अलावा हम पुरानी ब्रिक एंड मोर्टार कंपनियों पर भी बात करेंगे जो पहले से मौजूद हैं और वो क्या कर रही हैं और वो निवेश क्यों नहीं कर रही हैं आखिर। तमाम सुविधाओं और सहूलियतों के बाद सरकार रोज उनको बुलाती है, आमंत्रित करती है, फिर भी वो निवेश क्यों नहीं कर रही हैं। और इसके अलावा शायद कुछ बात क्रिप्टो करेंसी पे भी करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी पे करने वाले हैं और दिल्ली वाले बात कर रहे हैं बारिश पे। बारिश हो गई है, दिल्ली के पुलों के नीचे और फ्लाईओवर्स के नीचे खूब सारा पानी भी लग गया है। ये सारी बातें भी होने लगी। कल तक कहा जा रहा था बारिश हो नहीं रही है, अब कहा जा रहा है कि बारिश ज्यादा हो गई। और इन सब के बीच में हम जोमेटो के आईपीओ पे पहली बात करना शुरू करते हैं। जोमेटो मतलब जिसको हम असल में फूड डिलीवरिंग कंपनी के नाम से जानते हैं, बस उतनी ही उस कंपनी की इतनी ही प्रोफाइल नहीं है, कई सारे काम करती है वो कंपनी। वो अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है। मतलब अब सारा काम धाम पब्लिक के सामने आने वाला है। आईपीओ लॉन्च कर रही है और ये बताते चलें आपको कि जैक मा उनका जो एंट ग्रुप है उससे बैक्ड है जोमेटो। और कहा जा रहा है अंशुमान जी कि आईपीओ आने के बाद कंपनी का जो ऐप है उसका एस्टिमेशन लगभग 8 यूएस डॉलर के आसपास, 8 लाख यूएस डॉलर के आसपास, 8 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास हो जाएगा। तो ये चीजें तो एक प्रोजेक्शन है, लेकिन मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले इस आईपीओ का साइज क्या आकार होगा इस पर बातचीत करना चाहेंगे। सिद्धांत, जोमेटो काफी तरह से चर्चा में है, कई अलग अलग तरीकों से चर्चा में है। जोमेटो को भारत के कम से कम शहरों के लोग तो अच्छी तरह से पहचानते ही हैं। गांव और कस्बों में शायद अभी जोमेटो की इतनी पहचान नहीं है, पर फूड डिलीवरी होने के कारण, खासतौर से कोविड के दौरान घर पे फूड डिलीवरी की वजह से जोमेटो और जोमेटो जैसी बाकी कंपनियां जो आपके घर खाना पहुंचाती थी उन्हें उनके बारे में लोगों ने जाना है। पर जब आप शेयर बाजार की तरफ जाते हैं और जब कोई कंपनी शेयर बाजार के बीच में अपने आप को सूचीबद्ध कराती है तो पूरा का पूरा गणित और पूरी की पूरी अर्थमेटिक, पूरी की पूरी समझ बदल जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी को ट्रांसपेरेंट करना है तो उसे ठोक पीट कर एक बार शेयर बाजार में भेज दीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसमें पर्दे के पीछे क्या है। इशू के कुछ फाइनल डिटेल्स में बताऊं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों भारतीय शेयर बाजार इनको लेकर उत्साहित भी है और आशंकित भी है, सशंकित भी है। ऐसा क्यों है? 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच ये ऑफर आएगा। इशू का प्राइस बैंड 72 रुपए से 76 रुपए के बीच में है। करीब मिनिमम आपको 195 शेयर के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा। जो फ्रेश इशू है वो 9,000 करोड़ रुपए का है। किसी डिजिटल कंपनी का, किसी स्टार्टअप का जिसके पास अभी सक्सेसफुल प्रॉफिट मेकिंग लाइन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का इशू बड़ी बात है। और जो ऑफर फॉर सेल है वो करीब 375 करोड़ रुपए का है। कंपनी का क्लेम है कि उसके पास करीब 10.7 मिलियन कस्टमर्स हैं जिन्हें हर मंथ उसने पिछले 2020 में लोगों को खाना पहुंचाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वो बाजार में फूड डिलीवरी की अपनी तरीके की पहली कंपनी है। उसके पास कस्टमर्स का बड़ा डेटा है, उसने उबर ईट्स का टेक ओवर किया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जोमेटो के बारे में काफी चर्चा है, बाजार में उपलब्ध है। ये इसका का मोटा खाका है। इसके बाद हम आपके सवाल पे आते हैं। अंशुमान जी, ये तो सवाल हो गए शेयर मार्केट की, जो बात आपने हिंट के तौर पे छोड़ी भी पहले। शेयर मार्केट में इन सब चीजों को लेकर कितनी दिलचस्पी है? शेयर मार्केट क्या सोचता है? क्या उत्साहित है या सशंकित है? किन वजहों से सशंकित है? जाहिर सी बात है उत्साहित होगा ही, किन वजहों से होगा? सशंकित किन वजहों से है? यहाँ पर मैं 2 सवाल और भी जोड़ देता हूँ। कंपनी पर क्या इंपैक्ट है और कंज्यूमर्स इसको किस तरह से परसीव करेंगे आगे आने वाले दिनों में? अंशुमान जी। सिद्धांत, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उससे बहुत सारी ऐसी चीजें बतानी पड़ती हैं बाजार को, क्योंकि वो निवेशकों से पैसा लेने आती है। और इस मामले में दुनिया भर में आईपीओ या फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग के बाजार में ट्रांसपेरेंसी के बहुत सारे नियम हैं। ये कुछ वैसा धंधा नहीं कि आपने चुपचाप किसी को कुछ बताकर बेच दिया और उसे रहस्य रखा।
स्टार्टअप्स पहली बार शेयर बाजार में आने की हिम्मत जुटा रहे हैं। ये सबको पता है कि जोमेटो अभी घाटे वाली कंपनी है। जोमेटो को अपने ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा है। घाटे के नंबर जो है वो करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर हैं। उसके बाद भी जोमेटो अपने फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बाजार में आ रही है। शेयर बाजारों की भाषा में ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। शेयर बाजार में वे कंपनियां आने की कोशिश करती हैं जिनके बारे में आप या तो जिनके मुनाफे होते हैं या जिनके पास ठोस कारोबार के, बिजनेस के, फैक्ट्री के, सर्विसेज के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें लेकर वो बाजार में आती हैं और लोगों को आश्वस्त करती हैं कि यदि आपने इनके शेयर को खरीदा है तो आपको इसमें फायदा होगा। डिजिटल कंपनियों का, स्टार्टअप कंपनियों का पहली बार शेयर बाजार में आने की शुरुआत है। इसके बाद हमने कुछ और आईपीओस के भी लिस्टेड हैं, जिसमें पेटीएम भी है। अब यहां से बाजार में एक दिलचस्प दुविधा शुरू होती है। मैं कल जोमेटो के ऊपर कम से कम पिछले 2 दिन से कुछ नहीं तो 2 दर्जन से अलग अलग ब्रोकरेज की रिपोर्ट और एनालिसिस पढ़ रहा हूं, सारे लोगों की, क्योंकि डिटेल्स से पब्लिक डोमेन में है, इशू खुलने वाला है। कंपनी को यह बताना पड़ा है कि उसका घाटा कितना है, उसका नुकसान कितना है। सबको ये पता है कि कंपनी को अगले 2-3 साल में मुनाफा होने की गुंजाइश कम है, तो कंपनी बेच के आ रही है। कंपनी किस बिना पर आपसे पैसे मांग रही है? वो इस बिना पर पैसे मांग रही है कि वो भारत की सबसे पहली और मार्केट लीडर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। आने वाले समय में लोग घरों पर खाना मंगाएंगे और उसके लिए उसकी सेवा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज वो ये बेच रही है कि जो कंपनियां उसकी सेवा लेंगी वो इसलिए लेंगे क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा कंज्यूमर डेटाबेस है, उसे लोगों की चॉइसेस का पता है, उसे ज्योग्राफीज का पता है। और यही स्टार्टअप इकोनॉमी की खास बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक कंपनी जिसका रेवेन्यू स्ट्रीम अभी नुकसान में है, जिससे फायदा नहीं हो रहा है, वो अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। 2 तरीके की राह हमें मिल रही हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीओ की प्राइसिंग एक्सपेंसिव है, महंगा है। 72 से 76 रुपए में ये आईपीओ महंगा है क्योंकि कंपनी की बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेब्लिश्ड नहीं है और कंपनी को बहुत सारे रिस्क हैं। रिस्क क्या है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और कई लोगों का मानना है कि नहीं, ये इवनली प्राइस्ड है। बट अगर हम चूंकि आईपीओ की एनालिसिस एक स्थापित व्यवस्था है, ये उस तरीके की व्यवस्था नहीं कि आपने कुछ भी बता दिया, तो आईपीओ की एनालिसिस बहुत ही क्रिटिकल, बहुत निर्ममता के साथ की जाती है। इतनी निर्ममता के साथ की जाती है कि कंपनियों को उस आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो जो एनालिस्ट हैं उसमें बहुत सारे एनालिस्ट अपने ग्राहकों को ये बता रहे हैं कि निवेश करिए संभल कर, हाई रिस्क स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, उसकी 2 वजह है। एक तो प्राइसिंग को लेकर लोगों की जो फार्मूले बाजार में इस्तेमाल किए जाते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से उसकी प्राइसिंग को, उसके शेयर के प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट प्रोजेक्शंस अभी क्लियर नहीं है, नुकसान में है और पिछले डेफिसिट में है, तो इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस के वैल्यूएशन पर लोगों को थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा और उनको मानना है कि ज्यादा पैसा कंपनी इस चीज के लिए मांग रही है। रिस्क ये है कि पूरी दुनिया में एक तरफ स्टार्टअप कंपनियों का शेयर बाजारों में आना शुरू हुआ है, दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजी पर रेगुलेशन के नए झटके आने शुरू हुए। अब चाइना देखिए, चाइना ने दीदी और बाकी जो इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनियां हैं उनमें मोनोपोली के सवाल उठाने शुरू किए हैं। पूरी दुनिया में डिजिटल कंपनियों के पास जो डेटाबेस की मोनोपोली, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है, वही सबसे बड़ा डेटा है, उसे लेकर पूरी दुनिया में कानून बदल रहे हैं। यहां तक कि भारत में भी इस पर बात शुरू होने लगी। चाहे आप अमेजन देख लीजिए, चाहे फेसबुक देख लीजिए। ऐसी परिस्थिति में जोमेटो को लेकर लोगों की दूसरी आशंका यह है कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इस कारोबार का बहुत स्टेबल नहीं है। आने वाले समय में जोमेटो अगर मोनोपोली कंपनी बनकर बाजार में उभरती है तो शायद उसकी मोनोपोली तोड़ने की कोशिश की जाएगी। उसके पास जो डेटाबेस, उस डेटाबेस को पब्लिक उसमें डालना पड़ेगा। अब आप केवल एक चीज देख लीजिए कि खर्चा पानी में सिद्धांत हमने चर्चा की थी कि सरकार एक ओपन सोर्स डेटाबेस लाना चाहती है ई कॉमर्स के लिए। अगर वो ई कॉमर्स का ओपन सोर्स डेटाबेस आ गया तो जोमेटो की जो यूएसपी है, जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है उनका, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो डाइल्यूट होगी। तो बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट के तौर पर ये बता रहे हैं, उनका मानना ये है इसका, और मैंने इसका प्रोस्पेक्टस और इसके बाकी डिटेल्स पढ़े। उनका मानना है कि पहली शुरुआत है, बाजार में कोई पीयर ग्रुप कंपनी नहीं है, इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते। जोमेटो जैसी कोई दूसरी कंपनी अभी तक शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। शेयर बाजार की क्या और दिलचस्प चीज है सिद्धांत कि शेयर बाजार को समझने के लिए आप किसी दूसरी कंपनी को देखना पड़ता है, वैसी ही कंपनी को। अगर आप उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आप लेलैंड की परफॉर्मेंस देखकर उसे अंदाज लगा सकते हैं, या आप अगर सुजुकी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो उसी तरीके की दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की बाजार में कोई कंपनी नहीं है। अभी जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो रिस्की है, जोखिम भरा है।
कंपनी की प्रॉफिट बैलेंस शीट इस्टेब्लिश नहीं है, ये दूसरा रिस्क फैक्टर है। पर कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर यह है कि बहुत ही इस्टेब्लिश्ड बड़ा ब्रांड है, उस ब्रांड की इक्विटी है, उसे लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कारोबार में एक जनरल इंप्रेशन ये है, एक सामान्य इंप्रेशन ये है कि उसमें लगातार आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। कंपनी जो वादा कर रही है कि कितने समय में वो अपना घाटा पूरा करेगी, कितने समय में वो प्रॉफिट लेकर आएगी, ये वादे इस पर निर्भर करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने लोग ऑनलाइन फूड के ऑर्डर करते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज है कि जो दूसरी कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं, स्विगी और बाकी कंपनियां, वो कितनी ताकत से जोमेटो को इस बाजार में प्रतिस्पर्धा देती है। ये जोमेटो के इशू की कहानी है। हम जब इस इशू की लिस्टिंग होगी तब हमें वास्तविक तौर पर पता चलेगा, सिद्धांत, कि बाजार ने इस पर कैसा रिस्पांस किया है। सब्सक्रिप्शन को लेकर शायद उतने इशू नहीं आएंगे क्योंकि उत्साह है बाजार में, लोगों के पास पैसा भी होगा, सरप्लस फंड होंगे, तो जोमेटो के इशू को लोग सब्सक्राइब शायद करना जरूर चाहेंगे। ये इसकी एनालिसिस है। अच्छा अंशुमान जी, जोमेटो की लिस्टिंग हो रही है और लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और दूसरे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। पेटीएम को ले लीजिए। पेटीएम के पहले बीते हफ्ते खबर आई थी कि पेटीएम अपने बोर्ड में रिजिक कर रहा है, कि उस बोर्ड में से शायद चाइनीज जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको बाहर किया जाएगा, उसके बाद वो आईपीओ में लिस्ट होगा। इस तरह की बातें हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, स्टार्टअप्स के लिए एक ज्यादा ओपन और ज्यादा पारदर्शी किस्म का एनवायरनमेंट बनता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि नए स्टार्टअप्स के लिए, जो नए स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनके लिए चीजें थोड़ी सी ज्यादा जटिल हो सकती हैं। उनको फंडिंग मिलने में, तमाम चीजों में, क्योंकि अगर उनको आईपीओ की लाइन में जाना है तो तमाम उनको, मेरे ख्याल से उनको स्टेप 1 से ही थोड़ा सा ज्यादा कंक्रीट तरीके से चलना होगा, मुझे लगता है। सिद्धांत, ये दिलचस्प बात है। ये कंपनियां जिन्हें, जो एक इंडिविजुअल प्राइवेट पीएम इन्वेस्टर को ये अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त कर सकती हैं कि हमारे पास एक बिजनेस मॉडल है, उसमें आप पैसा लगाइए, और उन्हें मालूम है कि शेयर बाजार के निवेशकों को, जो हमेशा प्रॉफिट और बैलेंस शीट देखते हैं, आपकी फैक्ट्री, आपके काम करने का तरीका देखते हैं, उन्हें आश्वस्त करना मुश्किल है। फिर भी पेटीएम या जोमेटो या इस तरीके की कंपनियां बाजार में इसलिए जा रही हैं क्योंकि भारत में आने वाले एंजल फंड्स या जो स्टार्टअप फंडिंग है उसमें तेजी से गिरावट आई है पिछले 1-1.5 साल में। इन कंपनियों के लिए जरूरी है कि अगर वो अपने बिजनेस मॉडल को सस्टेन करना चाहती हैं तो उसे पब्लिक में ले जाएं। भारत के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जिन कंपनियों से वो सामान खरीद रहे हैं उन कंपनियों के शेयर भी खरीदें, और यही एक आदर्श परिस्थिति होती है कि यदि आप पेटीएम से ट्रेड कर रहे हैं तो पेटीएम का शेयर भी खरीदें। अगर आप जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं तो जोमेटो का शेयर भी खरीदें, ताकि जोमेटो के मुनाफे में आपको भागीदारी मिले। हालांकि मुनाफे वाली कंपनियां नहीं है। जो भविष्य के स्टार्टअप से, उनकी जो सबसे बड़ी चुनौती है, और जो सबसे बड़ी चुनौती पेटीएम की होने वाली है, जोमेटो की भी होने वाली है, वो ये है कि पूरी दुनिया में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के जो नियम है वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारत की सरकार चाहे कितना भी जिद दिखाए कि आपकी डेटा प्राइवेसी आपको ना देने के लिए, जितने समय तक वो टालने की कोशिश करे, लेकिन आप जो एक समय आता है जब कुछ चीजें आप नहीं रोक सकते, और जब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स इंडिया में स्टेब्लिश हो जाएंगे तो केवल डेटाबेस के बेस पर अपना बिजनेस करने वाली कंपनियां, कि साहब मेरे पास नासिक पुणे के 20 लाख कस्टमर्स का डेटा है, मेरे पास भारत में मैं 20 करोड़ लोगों के फाइनेंशियल बिहेवियर का डेटा है, मेरे पास 2 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स का डेटा है, और ये डेटा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो डेटा क्या आप आने वाले समय में बिजनेस प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या आप सिद्धांत मोहन को बेच पाएंगे, सिद्धांत मोहन की ईटिंग हैबिट्स को किसी एक खाना बनाने वाली कंपनी को, बर्गर किंग को, कि सिद्धांत मोहन साल में 50 बार बर्गर मंगाते हैं जोमेटो से, और इसलिए इनकी ईटिंग हैबिट्स के बेस पर आप हमारे यहां हमसे सर्विस डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ये हो पाएगा? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के जो नियम है वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसा कुछ करने से पहले जोमेटो को, स्विगी को, पेटीएम को हमारी और आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी, और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो डिजिटल कंपनियों के बिजनेस मॉडल में बिल्ट हो रहा है। हमारे पास इस पर चर्चा का समय नहीं है, लेकिन चाइना में जिस तरह से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, डेटा मोनोपोली को लेकर क्रैकडाउन हुआ है, अमेरिका में तो पूरा कानून ही आ गया है इसको लेकर। हमने विस्तार से चर्चा की थी अर्थात में कि अमेज़न पे ये कार्यवाही हो रही है कि उसने कस्टमर का डेटा इस्तेमाल किया और अपने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, और इसीलिए भारत में जो ई कॉमर्स के नए रूल आए हैं
आए हैं, उनमें ये शर्त शामिल की गई है कि आप कस्टमर के डेटा का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने में नहीं करेंगे। अगर ये परिस्थिति बनती है तो जोमेटो, स्विगी और पेटीएम के बिजनेस मॉडल्स कैसे सर्वाइव करेंगे? इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, पर जो हम आगे आता हुआ देख रहे हैं उस दृष्टि से नए स्टार्टअप्स को ये सोचना पड़ेगा कि केवल कस्टमर के डेटा के बेस के ऊपर बिजनेस मॉडल बिल्ड करने में जो रेगुलेटरी चैलेंज आने वाले हैं, जो कानूनी चैलेंज आने वाले हैं, वो कितने बड़े हैं। जाहिर सी बात है कि लोग अब एक कमोडिटी में एक ट्रेड होना शुरू होंगे। उनकी आदतें, उनका जीवन, उनकी भूख, उनकी प्यास, सब कुछ कंपनियों के भरोसे चलेगा। और जब आप कंपनियों के पैसा सिद्धांत जब आप किसी सर्विस के लिए पैसा नहीं चुकाते हैं तो आप खुद से प्रोडक्ट बन जाते हैं। फेसबुक, ट्विटर, स्विगी, जोमेटो, ये सारे लोगों के लिए आप खुद ही प्रोडक्ट यहाँ पे बिकते हैं। तो ये स्टार्टअप इकोनॉमी का एक पैराडॉक्स है। अगली खबर है शुमान जी, लाइव मिनट की रिपोर्ट है कि पैंडेमिक से जाहिर सी बात है बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हो, लेकिन सरकारों ने, जो खासकर भारत में तो हम देखते ही हैं कि सरकारों के मेजर से कंपनियों के लॉस की वो रिकवरी हुई, उस नुकसान की रिकवरी तो हो ही गई। लेकिन धीरे धीरे अब वो कंपनियां कैश होल्ड करने लगी, दबाने लगी हैं, कैश को पकड़ के रख रही हैं दांत से कि वो मार्केट में न जाए। कौन सी कंपनियां हैं ऐसी अंशुमान जी, क्यों कर रही हैं ऐसा, और सरकार से क्या अपेक्षा है? सिद्धांत, इस खबर को हमको उस समाचार से जोड़कर देखना चाहिए जब हमने पिछले साल इस बात पर चर्चा की थी कि कंपनियों को सरकार ने टैक्स में जो रियायत दी, उनके मुनाफे जिस तरह से बढ़े, उसको उन्होंने निवेश में या रोजगार बढ़ाने में ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि अपने मुनाफे बढ़ाए और रिजर्व बढ़ाए। मिंट की रिपोर्ट BSE 500 की कंपनियों के रिसर्च पर आधारित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, करीब 335 फर्म का डेटा इसमें शामिल है, जिसमें यह पाया गया है कि पिछले साल पैंडेमिक के समय जब पूरी सरकार और हर व्यक्ति ये उम्मीद कर रहा था कि कंपनियां निवेश करेंगी, नया पैसा डालेंगी, तब उनकी कैश बैलेंस कंपनियों के करीब 27.3% बढ़े। यानी कंपनियों के रिजर्व्स में कैश बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, कैश पैसा उनके रिजर्व्स में अवेलेबल था, पर वो पैसा रोजगार बढ़ाने में या निवेश करने में इस्तेमाल नहीं हुआ, बावजूद इसके कि सरकार ने बड़े पैमाने पर इस बात के लिए प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी कि कंपनियां आएं और अपना निवेश शुरू करें। कैश रिजर्व्स में यह बढ़ोतरी सिद्धांत एक चीज की तरफ इशारा करती है, एक महत्वपूर्ण चीज की तरफ इशारा करती है कि कंपनियां निवेश करने लायक इन्वायरमेंट नहीं देख रही हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। नहीं तो कारोबार कौन बढ़ाना नहीं चाहेगा? कौन व्यक्ति अपनी बिक्री को 100 रुपए से 200 रुपए, 100 रुपए से 1000 रुपए नहीं करना चाहेगा? ये तो वो कंपनियां जिन्हें अब कर्ज लेने की भी जरूरत नहीं है, जिस पर उन्हें ब्याज देना हो, इनके पास तो कैश रिजर्व्स, इनके अपने बिजनेस से जनरेटेड जेन्युइन कैश रिजर्व हैं। उसके बाद भी अगर वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बात नहीं कर रही हैं तो इसकी कारण समझना होगा। और इसका कारण ये है कि भारत में अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कोविड से पहले ही काफी कम था, 60% के आसपास था अक्रॉस द इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग हो सकता है, वो कोविड के बाद और कम हो गया, 45, 43, 44% के आसपास आ गया। यानी अगर एक कंपनी 100 पीसेस के टी शर्ट्स बना सकती है तो वो 40 ही 45 बना रही थी। तो अब क्या स्थिति है सिद्धांत की, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कंपनियां अपनी मौजूदा कैपेसिटी के बराबर उत्पादन नहीं करने लगेंगी और उस उत्पादन को खपाने के लिए बाजार में मांग नहीं होगी, तब तक ये कैश रिजर्व इनके पास जो बना हुआ है ये निवेश में चैनलाइज नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज नहीं होगा तो रोजगार नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमने अप्रैल और मई में दोबारा लॉकडाउन के दौरान, दूसरी बार लॉकडाउन के दौरान भारत में नौकरियों में इतने बड़े पैमाने पर कटौती देखी। वो कटौती ये इसलिए की गई क्योंकि कंपनियों को मालूम है कि अगले 1-1.5 साल तक वो कोई नया निवेश करने नहीं जा रही हैं, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उसको भी कम करके जितना मार्केट है उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाए। ये इस खबर का फलित है जो हमें समझ में आ रहा है। और आखिरी खबर है शुमान जी आज की, क्रिप्टो करेंसी। खबरें आ रही हैं, कई जगहों से आ रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी ने साइबर क्राइम्स को बढ़ावा दिया है। किस तरह के साइबर क्राइम्स? रैंसम्स को, फनलिंग को, फ्रॉड को, मनी लॉन्ड्रिंग को, इस तरह के साइबर क्राइम्स को बढ़ावा दिया है। लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और फिर उनसे क्रिप्टो के उनके निवेश निकाल लिए जाते हैं। वेबसाइट्स को हैक किया जाता है और 1 और 2 बिटकॉइन में उसका पेमेंट लिया जाता है। तो ये क्या अवस्था है? क्या
ये भी एक रीजन है जिस वजह से इसको रेगुलेट और ज्यादा चश्मदीद तरीके से सामने रखा जाना चाहिए? तो कई तरीके के स्कैम्स की रिपोर्ट पिछले करीब करीब 5-6 महीनों में, बल्कि एक साल में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए घोटालों की, स्कैम्स की कई सारी रिपोर्ट आई। और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है। जैसे एक बड़ा स्कैम जो काफी चर्चा में है और कई जगह आपको उसके बारे में सूचना मिलेगी, जिसको हम जिसको को फेक हार्डवेयर वॉलेट भेजकर, जिसको लेजर स्कैम कहा जाता है, जिसमें कि एक नकली वॉलेट आपको भेजा जाता है और उसके जरिए आपके क्रिप्टो करेंसी अकाउंट को हैक करके और आपकी सेविंग्स को निकाल लिया जाता है। ये स्कैम कंसिस्टेंटली चर्चा में आ रहा है और यही वजह है कि अमेरिका के और यूरोप के और चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे बहुत करीब से देखना शुरू किया है। पिछले साल जब इसके पहले संकेत आना शुरू हुए थे, क्योंकि पूरा का पूरा साइबर क्राइम दुनिया में नए नहीं है, क्रिप्टो से पहले भी थे, क्रिप्टो के बाद वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। साइबर क्राइम वाले जो नॉर्मली पेमेंट्स किसी नॉर्मल करेंसी में लेते थे या रेगुलर करेंसी में लेते थे, वो पेमेंट वो क्रिप्टो करेंसी में लेने लगे। वो चूंकि वो एक तरीके की एक करेंसी नेटवर्क बन गया है जहां पर अभी एजेंसीज की या इन्वेस्टिगेटर्स की पहुंच नहीं है। तो जो रैंसमवेयर का है, जो डार्क वेब का नेटवर्क है, जो आपको फेक लेजर भेजना है, जो डेटा ब्रीच है, सबसे बड़ी चीज है कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीच हो रहा है। और डेटा ब्रीच की आपका पर्सनल डेटा, आपका बैंकिंग डेटा क्यों भारत के बैंकों ने एक्सचेंजेस के साथ कांटेक्ट रोक दिया? क्यों आरबीआई ने यह कहा कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी और उनके केवाईसी प्रॉपर्ली किए जाएं? क्योंकि वो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट किसी इस तरीके के अकाउंट से जुड़ता है, आपके डेटा में ब्रीच की रिस्क होती है। और इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण खबर इस दौरान हमारे पास आ रही है सिद्धांत, इस पूरे मामले में, जो शायद बड़ी लैंडमार्क हो सकती है क्रिप्टो से रिलेटेड चीजों में, कि यूरोपियन यूनियन ने एक पूरी कंप्लीट नई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लॉन्च करने का फैसला किया है, बनाने का फैसला किया है, जो पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल ट्रेड में जो क्राइम है और जो साइबर क्राइम है उसे नए तरह से देखेगी और उसको इन्वेस्टिगेट करके रोकने की कोशिश करेगी। यानी जब पिछले साल एफएटीएफ की गाइडलाइंस आई थी सितंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया के देशों को ध्यान रखना चाहिए कि वर्चुअल करेंसी का वर्ल्ड स्कैमर से भर रहा है, इसे रोकने की कोशिश की जाए, तभी से यह तैयारी शुरू हो गई थी। ईयू की ये एजेंसी अपने आप में एक किस्म की लैंडमार्क एजेंसी हो सकती, जो दुनिया के लिए एक तरीके का मॉडल बनेगी, क्योंकि ईयू इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल क्षेत्र में होने वाले क्राइम्स, खासतौर से जो क्रिप्टो और फाइनेंशियल क्राइम्स वर्चुअल क्षेत्र में होते हैं, उन्हें रोकने के लिए एजेंसी बना रहा है। इसमें उसी तरीके के एक्सपर्ट होंगे, उसी तरीके के एथिकल हैकर्स होंगे, उसी तरीके के विशेषज्ञ होंगे, जिन विशेषज्ञों के जरिए जाना जा पाएगा कि आम लोगों को कैसे इन स्कैम से बचाया जा सके। ये क्रिप्टो की दुनिया का ताजा अपडेट है। अच्छा अंशुमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तमाम चीजें हैं, जैसे रैंसम है, फनलिंग, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम चीजें हैं, तो क्या इन चीजों मतलब ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लॉ इन्फोर्समेंट से जुड़ी हुई नहीं है? क्या दुनिया का एक लॉ इन्फोर्समेंट का ढांचा, मतलब साइबर क्राइम इज नथिंग न्यू। चाइना का साइबर क्राइम, संगठित साइबर क्राइम में कई कई बार नाम आता है, आपका कई सारे दूसरे देशों का नाम आता है, तो साइबर क्राइम इज नथिंग न्यू। तो क्या ये एक उसका भी फेल्योर नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, कि वो एक साइबर क्राइम से जूझने का, लड़ने का एक पुख्ता ढांचा नहीं बना सकी? और नहीं, दो चीजें हैं। एक चीज तो बिल्कुल सही है कि दुनिया भर की एजेंसी, क्रिमिनल हमेशा सिक्योरिटी सिस्टम से आगे होते हैं। ये एक सेट सिस्टम है। वो जो आपको ड्यूप करने वाले हैं, जो आपको पूंजी बेचने वाले हैं, तो पकड़े जाएंगे। तो जो क्रिमिनल हमेशा स्मार्ट होते हैं, वो उन चीजों के बियॉन्ड जाते हैं जितनी चीजें सिक्योरिटी सिस्टम्स के पास होती हैं। और सिक्योरिटी सिस्टम, चाहे वो भारत का हो या दुनिया का हो, हमेशा लेट रिस्पॉन्ड करता है। जब चीजें सामने आती तब रिस्पॉन्ड करता है और प्रिपेयर करता है। पूरी दुनिया की एजेंसीज के पास ब्लॉकचेन, डिजिटल लेजर, क्रिप्टो के क्राइम रोकने की कैपेसिटीज ही नहीं है। अब उन्होंने इसे बनाना शुरू किया है। क्रिप्टो जैसे जो ऑपरेशन है वो एनोनिमस है, क्योंकि उनकी ओनरशिप नहीं है। एक्सचेंजेस एक वैक्यूम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। अब जैसे आप साधारण से उदाहरण देखिए, अगर जोमेटो एक गलत सूचना अपने ऑफर फॉर सेल के प्रस्ताव में डाल देते तो सेबी उसका इश्यू रिजेक्ट कर देती। अगर एक भी गलत सूचना सेबी
को दी होती जोमेटो ने अपने आईपीओ में, तो उसका इशू रिजेक्ट हो जाता। तो वो हम यहां नहीं देखते क्योंकि यहां सब कुछ एनोनिमस है। तो जो एनोनिमस एक्टिविटीज हैं, जहां फेसलेस एक्टिविटीज चलती हैं, वहां क्राइम की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और एजेंसियों को देर से ये समझ में आता है। भारत में तो अभी साइबर क्राइम की भी कैपेसिटीज नहीं है उनको हैक करने की। अब जाकर थोड़े बहुत साइबर क्राइम्स बनना शुरू हैं, वो भी बहुत बेसिक लेवल के साइबर क्राइम्स। जितने हाई स्पीड साइबर क्राइम्स हैं जो डार्क नेट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें रोकने की कैपेसिटीज अब नहीं है। अब जाकर जब इतना बड़ा ट्रेड शुरू हुआ क्रिप्टो में, इतने सारे लोग आए, जब ये स्कैम्स, डिजिटल लेजर के स्कैम्स आने शुरू हुए, जब ये पता चलने लगा कि रैंसमवेयर के जरिए आपके डेटा ब्रीच के जरिए के लिए शिकायत करने लगे, लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू किया, तब एजेंसियां ये तैयारियां शुरू कर रही हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस बढ़ते हुए क्राइम को कैसे रोका जाए। और ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।